वीडियो बना। देखिए फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स में पहला लेसन क्या है? कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, ऐसे कुछ करके है चैप्टर। और उसमें हमने आप लोगों को कूलाम के नियम तक पढ़ा दिया था, है ना? और उम्मीद है कि कूलाम के नियम तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। उसके बाद ये है कि कूलाम के नियम, कूलाम का नियम किस पर आधारित है, किसके लिए? कूलाम के नियम को एक और कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। किसका नियम? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बहुत कम लोग जानते हैं कि कूलाम के नियम का एक नाम और है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। समझे ना? ये किसके लिए है? दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए, है ना? वैद्युत बल कैसी राशि है? राशि अगर हम सदिश और अदिश से पूछे तो कैसी राशि है? बल सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशियों का निरूपण जो होता है वो एक अलग प्रकार से होता है, उसको व्यक्त जो करते हैं वो एक अलग प्रकार से करते हैं। तो अब आपका अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, है ना? और कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण होता है वो थोड़ा, उसको जानने के लिए पहले आपको सदिश राशि और अदिश राशि के विषय में जानना होगा, है ना? पूरा विस्तार तो नहीं बताएंगे, नहीं तो उसका एक ट्रिक है, उसके आधार पे आप लोग आसानी से जान जाएंगे कि कौन सदिश राशि और कौन अदिश राशि है। वो बताने का टाइम नहीं है फिलहाल। यहाँ पे सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाता है, सदिश राशि किसे कहते हैं, ये चलिए सीखते हैं हम लोग। सदिश राशि एवं अदिश राशि एक ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दिशा प्लस परिणाम की या परिमाण की, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा तथा परिमाण, जैसे बल हो गया, बल आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बल लगाइए, है ना, बल लगाइए, तो आप उससे पूछेंगे कि बल हम किस तरफ लगाएं। किस तरफ मतलब किस दिशा में लगाएं, है ना? बात समझ रहे ना? ढकेलना है तो दूर लगाना है, खींचना है तो पास लगाना है, या ये भी पूछा रहेगा उत्तर की तरफ लगाइए, दक्षिण की तरफ लगाइए, इस तरफ लगाइए। यानी कि बल जब लगाने को आपको बोला जाएगा तो आप सीधा बल लेकर के जाके कहाँ लगा देंगे, है ना? कहा कि 30 न्यूटन बल लगाइए, तो 30 न्यूटन बल कहाँ लेकर जाके लगा देंगे? हवैया में लगाएंगे, या तो कोई उसका डायरेक्शन होगा ना कि इधर इस तरफ करना। गाड़ी खड़ी है, सपोज उसी पे कह दिया गया कि 30 न्यूटन बल जाके लगा दीजिए। अब गाड़ी ऐसे खड़ी है, आगे गड्ढा है, 30 न्यूटन का बल लगाने पर निकलेगा, तो हम पीछे से जाके 30 न्यूटन लगा दिए, गाड़ी निकल जाएगी, तो गड्ढे में जाके गिर जाएगी ना। तो हमें किस तरफ लगाना था? इस दिशा में। तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, मतलब बल के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, इसलिए एक ऐसी राशि होगी सदिश परिमाण के साथ साथ। लेकिन अभी जैसे वजन हो गया, है ना, गेहूं वगैरह तौलवा के लेकर के आए 50 किलो, तो इस 50 किलोग्राम बताने के लिए आपको जो है ये जरूरत नहीं है कि किस दिशा में है। आपका गेहूं 50 किलो उत्तर की तरफ है, 50 किलोग्राम दक्षिण की तरफ है, 50 किलोग्राम पश्चिम की तरफ, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी कैसी राशि होगी? द्रव्यमान कैसी राशि होगी? अदिश राशि। चलिए सदिश राशि के विषय में सीखते हैं। सदिश राशि बल एक सदिश राशि है और उसका निरूपण कैसे किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि को हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, जैसे ये वेक्टर ए बी हो, है, वेक्टर के रूप में लिखते हैं। ऐसे उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर लगाया तो सदिश राशि और नहीं लगाया तो अदिश राशि। बात समझे ना? और इसमें सदिश राशि को जो निरूपित करते हैं ये इसका क्या कहलाता है? पुच्छ कहलाता है ना? और ये इसका क्या कहलाता है? सिरा, यानी कि हेड कहलाता है। ये टेल हो गया और ये हेड। हमेशा जो निरूपण किया जाता है वो किस तरफ से? टेल से हेड की तरफ। अगर ए बी लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है और इसमें बोला गया कि ए बी एक सदिश राशि है, तो आपकी वेक्टर की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। बोला जाए बी ए सदिश राशि है तो उसकी वेक्टर की दिशा किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। ए बी और फिर बी ए। बात समझे ना? बी ए बोला जाएगा तो इस दिशा में, ए बी बोला जाएगा तो इस दिशा में। उनके क्रम को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्रम से लिखा जाता है, ए बी फिर उसके बाद बी। अगर ए बी को आप बी ए करेंगे, वेक्टर ए बी को बी ए करते हैं तो इसका क्रम बदल रहा है, और क्रम बदलने पर उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी कि ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस। एक टॉपिक ये समझ में आ गया? क्यों?
कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अच्छा, एक चीज आप ये जानते हैं, किसी भी आकृति का निर्माण किससे हुआ है? बिंदुओं से, है ना? और बिंदु का सदिश निरूपण, ये तो रेखा का निरूपण तो समझ में आ गया, किस तरफ से किस तरफ बोलना, ए से बी की तरफ ना, या मतलब जिस दिशा में होगा क्रम को ध्यान देना है, हेड से सॉरी टेल से हेड की तरफ। अगर उसके क्रम को चेंज कर दिए तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये पहली चीज बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी चीज, प्रत्येक आकृति का निर्माण किससे हुआ होता है? बिंदुओं से। और बिंदु को अगर हमें सदिश में निरूपण करते हैं तो उसको किस में निरूपण करते हैं? स्थित सदिश के रूप में। किसके रूप में? स्थित सदिश के रूप में, है ना? बिंदुओं का सदिश निरूपण क्या कहलाता है? स्थित सदिश निरूपण कहलाता है ना? बिंदु को अगर निरूपित करना होगा, जैसे ये ए है, ये बी है, ए को निरूपित करना होगा तो स्थित सदिश, और स्थित सदिश हमेशा मूल बिंदु ओ के सापेक्ष निरूपित किया जाता है। किसके सापेक्ष? ओ के सापेक्ष। मूल बिंदु ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो डेफिनिट है, निश्चित है, ये कहीं इधर उधर नहीं है। तो इसलिए ये ओ ए, बिंदु ए की स्थित सदिश, ऐसे लिखोगे, बिंदु ए की स्थित सदिश, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए। ओके। बिंदु बी की स्थित सदिश क्या हो जाएगी? वेक्टर ओ बी। हमेशा मूल बिंदु से ही लिखा जाएगा, सी होगा तो वो ओ सी, ऐसे। तो बिंदुओं को जो है सदिश के रूप में निरूपित हम किसके द्वारा करते हैं? स्थित सदिश के द्वारा। और स्थित सदिश किससे निरूपित किया जाता है? मूल बिंदु ओ से। कहाँ से नापा जाता है? मूल बिंदु ओ से। मूल बिंदु क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये डेफिनिट बिंदु होता है ना? अगर मूल बिंदु ना लिया जाए लेकिन आपसे कहा जाए कि एक बिंदु यल है जो कि स्थित है, एक बिंदु क्या है? जो यल है, जो कि स्थित है, निश्चित है, कहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो इन बिंदुओं की स्थित सदिश क्या हो जाएगी? एल ए हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा? स्थित सदिश समझ में आ रही है? स्थित सदिश किसको निरूपित करता है? बिंदुओं को। किसको? बिंदु, है ना? और बिंदुओं के सदिशों को मिला दिया जाए तो वो आपका एक सदिश प्राप्त हो जाता है। समझ में आया ना? तो स्थित सदिश समझ में आ गया। एक निश्चित बिंदु लेंगे ओ, उसी से जो है सभी सदिशों को क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। ओके, समझ में आ गया ना? चलिए, स्थित सदिश भी आप लोग समझ गए, सदिश किसे कहते हैं ये भी समझ गए, है ना? सदिश का निरूपण कैसे होता है ये समझ गए। अब मेन टॉपिक आपका आ रहा है सदिश के प्रकार। क्या आ रहा है? सदिश के प्रकार। कॉपी में लिखते रहिए, है ना? सदिश के प्रकार समझ में आया ना? आप लोग भी लिखते रहिए, ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर भूल जाएंगे, है ना? फिर वीडियो में ही जा करके देख पाएंगे, और जो वीडियो में देख रहे हैं भाई वो कॉपी कलम लेकर के बैठें तो अच्छे से समझ पाएंगे, है ना? फिजिक्स में गुलाम के नियम का, फिर वही चीज़ दिमाग में ये मत लाइएगा कभी भी कि एक ही सर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। भाई है, अब ईश्वर की देन है तो आता है ना? थोड़ा बहुत पढ़ के पढ़ा लेते हैं, तो उसके लिए दिमाग में मत लाइएगा, बस हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, है ना? चलिए कॉन्सेप्ट में ध्यान देखते हैं। सदिश के प्रकार। सदिशों के प्रकार में पहले आप देखिए एकांक सदिश, सॉरी एकांक सदिश बाद में बताते हैं आप लोगों को। समान सदिश, समान सदिश, है ना? समान सदिश किसे कहते हैं? ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हों? बराबर हों, उसे हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होंगे, अगर इनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हुए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समान सदिश। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी के। ओके। इसके विपरीत में एक और आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, ध्यान दीजिएगा, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जिनके जो है क्या कहते हैं, परिमाण तो समान हो परंतु दिशा क्या हो? विपरीत। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश। और विपरीत सदिश जो होता है वो उनके ऋणात्मक मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में, है ना? तो वेक्टर ए ऋण माइनस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। और भी माइनस का रोल हमने बताया था ना सदिश में, क्रम बदल देंगे, दिशा बदल देंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है ना? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अभी एक चीज और समझ लीजिएगा, शून्य सदिश। शून्य सदिश एक कहावत के अनुसार सदिशों का चाहे योग हो चाहे अंतर, सदिशों का योग और अंतर करने पर जो रिजल्ट मिलता है, परिमाण यानी कि परिणाम जो मिलता है, वह परिणाम भी क्या होता है? सदिश होता है।
यानी सदिश माइनस सदिश बराबर क्या होगा? सदिश है। सदिश प्लस सदिश बराबर क्या होगा? सदिश के। बात समझे ना? ऐसा नहीं कि सदिश सदिश जोड़ दे तो अदिश मिल जाए। दो सदिश राशियों का योग और अंतर हमेशा सदिश राशि प्राप्त होता है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसा भी सदिश हो सकता है जिसका परिमाण शून्य हो? तो देखिए, वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस वेक्टर ए है, ये सदिश है, ये भी सदिश है। पहले देख लीजिए ध्यान से, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? है ना? शून्य आया। हमने अभी बताया सदिश सदिश का अंतर और सदिश सदिश का योग हमेशा क्या प्राप्त होता है? सदिश। तो ये शून्य जो मिल रहा है ये क्या है आपका? सदिश। और इस सदिश को क्या बोलेंगे हम? शून्य सदिश। दो समान सदिशों का अंतर क्या प्राप्त होता है? शून्य सदिश। तो शून्य सदिश किसे कहेंगे? ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होगा? शून्य हो। ये कैसे प्राप्त होगा? दो समान सदिशों के अंतर से। या विपरीत सदिश होगा, वेक्टर ए और एक टू क्या हो? माइनस वेक्टर ए। विपरीत सदिश हो तो उनके किससे? योग से। जब भी ये कट जाएगा कितना आ जाएगा? 0। ये क्या प्राप्त हो गया? शून्य सदिश, है ना? ये समझ में आया ना? क्यों जी? अब जो आपको मेन रूप से समझना है, जानना है, वो उसका नंबर आता है जिसका नाम है एकांक सदिश, है ना? एकांक सदिश किसे कहते हैं? परिभाषा के अनुसार एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, है ना? शून्य सदिश किसे कहेंगे? जिसका परिमाण कितना हो? शून्य। एकांक सदिश किसे कहेंगे? जिसका परिमाण एक। अब ये यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है ये समझिए। एक का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिए, जैसे ये वेक्टर ए है, इसका परिमाण एक हो जाए तो क्या करना है हमको? ए क्या है? ए किसको निरूपित करता है? परिमाण। और ये जो आप ऊपर डायरेक्शन रखा है किसको निरूपित करता है? यही दोनों मिला करके ये पूरी राशि क्या कहलाएगी आपकी? सदिश राशि। सदिश राशि। वेक्टर ए सदिश राशि है तो इसमें परिमाण कौन है? और ये जो वेक्टर आपका लगा हुआ है वही क्या है? दिशा। तो ये दोनों मिला करके आपकी कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। सदिश राशि। एकांक सदिश जिसका परिमाण एक हो। अब यही सदिश है आपके सामने, वेक्टर ए दिया गया है, इसका परिमाण एक बनाने के लिए हम क्या करें? ए से भाग कर देना। अगर ए से भाग कर देंगे, ए कैंसिल तो बचेगा कितना? एक, और उसके ऊपर क्या बचेगा? बात समझ में आई ना? किसी सदिश का अगर एकांक सदिश हमको बनाना है तो उसी के परिमाण से क्या करना है? भाग करना। बात समझे ना भाई? परिमाण खत्म, बचा कितना? एक, और एक के ऊपर तो वेक्टर तो बचा ही रहेगा, वो एकांक सदिश हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एकांक सदिश को निरूपित किससे करते हैं? कैप से। किससे निरूपित करते हैं? ए कैप हो गया, है ना? ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन ए लिखिए, या ऐसे भी लिखा जाता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए का ये परिमाण लिखा गया है ना? मॉड वेक्टर ए का मतलब यही समझ लीजिए, ए लिखा है, परिमाण लिखा है। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे एकांक सदिश समझ में आ गया? पक्का? एकांक सदिश का मतलब कुछ नहीं होता, इसका परिमाण एक होता है। इसको कहीं गुणा करिए, भाग करिए, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक ही आएगी। ओके, अब एक चीज बताइएगा, ये ध्यान दे लीजिए, ये ध्यान से देखिएगा। ये लिख लिया ना आपने? ये समझ में आ गया है? मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं दिमाग। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ए लिखा है, क्या ये सदिश है कि अदिश है? ये हाँ, दोनों नहीं। दोनों नहीं मतलब केवल क्यों नहीं? अदिश है ना आपका, वेक्टर तो लगा है नहीं? अदिश है ना? सदिश या अदिश में से दोनों ऑप्शन मत बोलिए कोई ना कोई एक होगा। क्या है ये? अदिश। अगर हमें इसको सदिश में चेंज करना है, यानी वेक्टर ए में अगर हमें चेंज करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? दिशा लाएंगे कहां से? अभी हमने बताया है, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो। देखिए, वेक्टर ए बराबर क्या होता है? सॉरी, ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन ए से इधर गुणा करा दें, ए गुणे क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? सदिश राशि प्राप्त करने के लिए अदिश राशि में किससे गुणा कर देंगे हम?
एकांक किसी भी राशि का अगर सदिश राशि हमें प्राप्त करना है तो उसमें क्या कर दीजिए आप, एकांक सदिश से गुणा कर दीजिए या भाग भी कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, वो सदिश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर दिमाग में क्या रखेंगे, फार्मूला डेरिवेट करने के लिए एकांक सदिश से गुणा कर देंगे। हमारे पास कहा गया बी है, इसको सदिश बनाइए तो इसमें कितने से गुणा करा दीजिए, बी का एफ से। कहे इसका मान भी ना बदलने पाए और इसको सदिश में चेंज करिए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और आप जानते हैं 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 5 है, इसको वेक्टर 5 बनाना है तो कितने से गुणा करा दीजिए, 5 का एफ से। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर 5, 50 मत कर लीजिए, है ना। जैसे हाँ 6 हो गया, 6 का एफ से गुणा करा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर 6। कितनी वैल्यू होगी, स्टोरेज फुल हो गया। वीडियो चल तो रहा है हमको लगता है, हाँ चल रहा है अभी। वीडियो जो है चल रहा है ना। स्टोरेज फुल हो गया है, एक्चुअली बहुत कम स्टोरेज का मोबाइल है। अब आप लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कर दें, ऑनलाइन पढ़ाने लगे, कुछ पैसा मिले और वीडियो बनाना शुरू करें, है ना। देखिए चलिए, हमने ये बताया, अब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया, है ना। आपसे अगर ये कहा जाए किसी भी राशि को सदिश में चेंज करना है तो क्या करोगे, एकांक सदिश से गुणा कर दोगे। अच्छा, क्या जरूरी है उसी के एकांक सदिश से गुणा करें, नहीं, किसी भी एकांक सदिश से गुणा कर सकते हैं। एकांक सदिश का मान कितना होता है, किसी भी एकांक सदिश का मतलब ये हो गया कि वो एकांक सदिश उसमें होना चाहिए, है ना। चलो, आप इतना तो समझ में आ गया। एक आपने न्यूटन का जो है मतलब सॉरी कूलाम का नियम जो पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था, ये पढ़ा था, बोलिए भाई। अब इसको सदिश में निरूपित करना है, बल एफ को सदिश में निरूपित करना है। बल एफ बराबर कितना है, ये इतनी राशियों से मिलकर के बना हुआ है। अगर एफ को सदिश बनाना है तो इसी में किससे गुणा करा देंगे, हम एकांक सदिश से गुणा करा देंगे। इतना गुणे एकांक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ। हमने एफ बराबर क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहीं से सीखना शुरू करिए। यह बराबर क्या पढ़े, इतना। अब इसको सदिश में चेंज करना है तो सदिश में चेंज करने के लिए क्या करिए आप, एकांक सदिश से गुणा कराएंगे। अभी यही तो सीखे ना भाई, ए को वेक्टर ए में चेंज करना है तो ए का से क्या कराएंगे, गुणा। और ए है क्या, एकांक सदिश। किसका एकांक सदिश, ए का। लेकिन हमने क्या कहा, जरूरी नहीं है, जिसका एकांक सदिश बनता होगा यानी जो सदिश राशि होगा उसी से गुणा कराएंगे। अब आप समझ गए, एकांक सदिश से अगर हम इसमें गुणा करा देंगे तो ये वेक्टर एफ में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बताएं कि इसमें किसके एकांक सदिश से गुणा कराएं, 4 के की, पाई के की, एप्सिलॉन के। तो एक चीज याद रखिएगा, नियतांक जो होते हैं वो सदिश राशियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट के कैप से गुणा नहीं कर। तो बच्चा आवेश और ये दूरी। अब इसमें हम समझ ले कौन सदिश राशि होती है, उसी के एकांक सदिश से क्या करा देंगे। आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश, आपने पढ़ा होगा, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। और दूरियां सदिश होती है, लंबाई सदिश होती है। लंबाई में कौन सी सदिश होती है, विस्थापन। लंबाई 2 प्रकार के, दूरी और विस्थापन। जो होता है क्या होता है, विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो इसमें ले दे करके सिर्फ एक सदिश राशि दिख रहा है, कौन, तो इसी के एकांक सदिश से अगर हम इसमें गुणा करा दें तो ये पूरी जो है राशि क्या हो जाएगी, सदिश राशि। तो यानी कि आपका एफ बराबर कितना था फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर वेक्टर एफ बनाना है तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R। हमने बोला कि किसी भी एकांक सदिश से गुणा करने पर वो एकांक सदिश उस सदिश में चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी भी का मतलब क्या हुआ, जो सदिश राशि हो उसी के एकांक सदिश से। तो इतने में सदिश राशि कौन आया, कौन आया, आर। एक चीज याद रख लीजिए, कांस्टेंट सदिश राशि नहीं होती। कांस्टेंट सदिश का मतलब नहीं होता है ना।
कांस्टेंट एक परिमाण को ही व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त नहीं करता। तो ये सदिश सदिश राशियां नहीं है। आप ये सदिश राशि ले देकर के बचा यही दूरी, तो दूरी ही सदिश हो सकती है। उसी के कैप से क्या कर दिया हमने गुणा, तो बल अब किस में चेंज हो गया वेक्टर। अभी मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। हमने आपको कहा कि कूलाम के नियम का जो है सदिश निरूपण करना है। कैसे अब तो हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, नहीं अब ये आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर कैप की वैल्यू क्या होगी बताइएगा। आर कैप वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर, या केवल आर लिख सकते हो। तो अब ये फार्मूला क्या बन गया, एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, है ना, इनटू वेक्टर आर। अब ये वेक्टर आर की वैल्यू हमको निकालना है, उसी वैल्यू को ला करके रख देंगे तो समझ लीजिए कि सदिश निरूपण हो गया। अब वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए तरीका है, उसको सीखना पड़ेगा आप। चलिए अब सिखाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया ना, किसी राशि को वेक्टर में कैसे चेंज करना है, भूलेंगे तो नहीं ना, तो भूलना भी मत, नहीं तो आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, पढ़ते तो बहुत होंगे फिजिक्स, लेकिन एकांक सदिश निरूपण जल्दी से कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है ना। बोलते हैं कि ये जो है आपके इंटर के बाद का कोर्स है, मतलब कहीं तैयारी वैयारी करने जाएंगे तब का कोर्स है, जबकि आपके उसमें पूरा लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा परिषद में है ये, है ना। इतना समझ में आया ना एकांक सदिश को कैसे बनाना है। अब चलिए आपको सिखाते हैं हम लोग सदिशों का योग कैसे किया जाता है। हम लोग सीखते हैं सदिश को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे दो सदिश दे दिया गया, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, है ना, क्या इनको जोड़िए। ये एक वेक्टर ए बी दिया गया था, है ना, और एक ये दे दिया गया वेक्टर बी सी। तो इनके जोड़ने के कई सारे तरीके हैं, वो आप उसमें सीखेंगे, है ना। सदिशों को जोड़ने का एक तरीका समझ लीजिएगा, जैसे मैंने मैथ में रिलेशन और जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जो मैथमेटिक्स भी लिए हैं, रिलेशन और फंक्शन का जोड़ बताया था मैंने, है ना। अगर नहीं समझे हैं तो आज समझ लीजिए। रिलेशन और फंक्शन, दो फंक्शन को कैसे ऐड किया जाए या दो रिलेशन को कैसे जोड़ा जाए, ठीक वही तरीका सदिशों के योग पर भी लागू होता है। एक ट्रिक है, ट्रिक के देखिए, दो सदिश तभी जुड़ेंगे जब पहले सदिश का दूसरा पॉइंट और दूसरे सदिश का पहला पॉइंट कॉमन हो, और जोड़ते समय वही कॉमन पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वेक्टर एसी। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर क्या हो गया, वेक्टर एसी। ओके, अब जैसे बहुत बड़ा देना हुआ, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर जो है क्या कहते हैं बी ए, या जो है सॉरी ए डी, ऐसे करके दिया गया जोड़ने को। क्या इनको जोड़िए। अब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कहीं मिल रहा है, ए बी में ए और सी ए में ए, इसको आप पहला मान लीजिए और इसका दूसरा, यानी ऐसे क्रम बना के लिखिए ना, सी ए प्लस ए बी हो गया ना। पहले का दूसरा पॉइंट और दूसरे का पहला पॉइंट कॉमन होगा, तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर सी बी, और प्लस इतना इधर कितना है, वेक्टर डी सी प्लस ए डी। अब इन दोनों को जोड़े तो क्या जुड़ेगा, सी और सी कैंसिल होगा ना। अरे भाई इसको क्रम से लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना होने चाहिए। डी सी प्लस सी बी कॉमन कैंसिल, तो कितना आ गया, डी बी हो भैया, डी बी प्लस ए डी। फिर ए डी को पहले ले आइए, ए डी प्लस डी बी, डी और डी क्या हो गया, कैंसिल, बराबर कितना हो गया, वेक्टर ए बी। कितने का योग बराबर कितना आ गया, वेक्टर ए बी। जोड़ना आया नहीं आया, क्या करना है, कैसे देखना है, पहले का दूसरा पॉइंट, दूसरे का पहला पॉइंट कॉमन है तो कॉमन पॉइंट कैंसिल, जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जोड़ लेंगे ना, बोलो। अच्छा चलो ठीक, इतना समझ में आया ना। अब ऐसे हम ए बी, वेक्टर ए बी लिखा है, इसको अगर हमें योगफल के रूप में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं ए यम प्लस यम बी। अरे यम यम कैंसिल, ये भी फिर आ गया, ए ओ प्लस ओ बी, ओ कैंसिल, ए बी हो गया। ए हाथी प्लस हाथी बी, हाथी हाथी कैंसिल। ये वेक्टर में किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ में आई, एक योग के रूप में ऐसा लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ये सिखाए आपको, वो कैसे, ये एक सदिश राशि है ए बी, ओके, वेक्टर ए बी। बिंदुओं को हम एक मूल बिंदु से निरूपित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्थित सदिश। ये क्या हो गया, वेक्टर ओ ए, और ये क्या हो गया, वेक्टर ओ बी, हो गया ना। ए की स्थित सदिश क्या होगी, और बी की स्थित सदिश क्या होगी।
अगर हम वेक्टर ए बी को योगफल के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस बी। कहे सर आप तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु दे दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, यल हो, यम हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, तो वही हम रख देंगे यहाँ पे। ए बी को निरूपित करने, ए बी को, ए बी के दो बिंदु हो गए ए और बी, और दोनों के स्थित सदिश अभी हमने बताया था ना, बिंदुओं को जो है निरूपित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्थित सदिश का। अब किसी सदिश को स्थित सदिश के योग के रूप में निरूपित करना हुआ तो ये तरीका हो गया। बात समझे ना, क्यों जी, ए ओ प्लस ओ बी, ये तो कर ही सकते हो। हमने ओ पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्थित सदिश कितना मूल बिंदु क्या लिया है, ओ लिया। अब यहाँ पे मूल बिंदु आप इन्हें कुछ भी लिया होता है, यल यम यम, तो वो यहाँ पे रखते हैं। ठीक, क्या सबका क्रम सही है? ये देखिएगा, चित्र में देखिएगा, ओ ए है और ओ बी है, क्रम सबका सही है। योग के रूप में हमने तो लिख लिया, नहीं सही है, ए ओ है, जबकि होना क्या चाहिए, ओ ए होना चाहिए। हमने बताया था सदिश में क्रम का ध्यान देना है हमको। ए की स्थित सदिश क्या होगी, ओ ए, जबकि योग में हम, ये हमारी मजबूरी थी कि हमें लिखना पड़ा, बिना इसके हम योग के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन अब इसमें हमने गलती क्या की है, मजबूरी तो थी, लेकिन उसमें हमने, हमारी गलती क्या है, हमने क्रम का ध्यान नहीं दिया। क्रम का ध्यान क्या मतलब कि ए ओ नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अगर हम इसको ओ ए करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओ ए, क्रम चेंज करेंगे माइनस ओ ए, और ये प्लस क्या हुआ, ओ बी, तो वेक्टर ओ बी माइनस क्या हो गया, ओ ए, है ना। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो गया, ठीक। किसी सदिश को निरूपित करने के लिए जो पहला पॉइंट होता है उसकी स्थित सदिश दूसरा लिखा जाता है ना, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है उसकी स्थित सदिश क्या लिखा जाता है, पहला। अब देखिएगा, वेक्टर ओडी माइनस ओसी लिखा है, वेक्टर ओडी माइनस ओसी बराबर क्या होगा, जो दूसरा स्थित सदिश होता है वो पहले लिखा जाता है, जो पहला स्थित सदिश होता है वो क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर क्या हो गया, समझ में आया नहीं, वेक्टर ओ एल माइनस वेक्टर ओ एन एन एल, समझ में आया ना। ऐसे वेक्टर ओ डी ओ एल माइनस वेक्टर ओ क्यू क्यू एल क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्रम में ध्यान में आ गया कि वेक्टर ए बी अगर लिखा गया है, वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, चाहे इधर दिया हो ए बनाना हो, और चाहे जैसे इधर का दिया हो ये बनाना हो, चाहे इधर दिया हो ये बनाना हो। समझ में आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, वेक्टर सी डी बराबर क्या होगा, वेक्टर सी डी बराबर CD? हाँ, सी डी अगर लिखना हो तो इसके रूप में, इसके रूप में सी डी लिखा होता है, बताओ सी ए सी, अरे यार ओ डी माइनस ओ सी नहीं लिखेंगे, हाँ। बोलो, हाँ। जैसे ए बी लिखे ओ बी माइनस ओ ए, हाँ। दूसरे में से पहला घटा देते हैं, वैसे तो इसको भी लिखेंगे ओ डी माइनस ओ सी। बोलो, ऐसे वेक्टर एल एम लिखा हो तो ओ एम माइनस ओ एम माइनस ओ एल, नहीं आ रहा अभी, बढ़ गया दिमाग में। अगर ये कंफ्यूज रहे तो सदिश निरूपण गड़बड़ हो जाएगा काम। बात समझ में आए ना, क्यों जी। अब अगर हमें माइनस में लिखना है तो ये हो गया, प्लस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नहीं, हाँ एम ओ प्लस नहीं, एल ओ प्लस ओ एम, अरे भाई तभी तो ओ कैंसिल होकर के एल एम बनेगा। इसी का फिर ये जब हम सही क्रम किए तो ये बन गया, है ना। अगर जो चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं कि सदिश कैसे निरूपित किया, पहला नंबर अदिश से सदिश कैसे बनाएंगे, है ना, अदिश से सदिश कैसे बनाएंगे ये सीखा, और दूसरा नंबर सदिश का योग कैसे होता है। दूसरा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, अगर वो कॉमन हुआ तो कैंसिल हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। और उसी के आधार पर किसी सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है ये आपने सीख लिया। अगर इतना सीखा है तो कल कूलाम के नियम का आपको सदिश निरूपण बताएंगे और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है भाई, स्टोरेज भी खत्म हो गया।